हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम वीएम्स के बारे में पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि वीएम क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुई और वीएम डिप्लॉय करके देखेंगे कि वीएम कैसे क्रिएट करते हैं। उस पे एक एप्लीकेशन भी होस्ट करके देखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वीएम में कि वीएम सीरीज़ क्या है, जैसे कि अलग-अलग वीएम के टाइप्स हैं एज़्योर में और कब कौन से वीएम की टाइप यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये तीनों फर्स्ट 3 स्टेप्स होने के बाद हम देखेंगे वीएम में कॉमन जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो कॉमन इश्यूज़ फेस होते हैं या फिर जो चैलेंजेज़ आते हैं एनवायरनमेंट में, वो क्या वीएम के साथ आते हैं और उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें स्टेप्स ले सकते हैं, ट्रबल शूटिंग स्टेप्स उसको फिक्स करने के लिए। ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं भी जितने इंटरव्यूज़ लिया हूँ या फिर मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, इसमें से मोस्ट कॉमनली ये ट्रबल शूटिंग स्टेप्स भी पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद डिस्क टाइप समझेंगे, क्योंकि वीएम जब हम बनाते हैं, हम उसमें अपना स्टोरेज भी लगाते हैं, डिस्क लगाते हैं, तो अलग-अलग टाइप होते हैं। उसके बाद वीएम डिप्लॉय होने के बाद कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं। वीएम का एसएलए क्या है, हाई अवेलेबिलिटी एचए जिसको मैंने लिखा है उसको हाई अवेलेबिलिटी। उसके लिए 2 और टर्म्स हैं, अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी ज़ोन्स, जो लास्ट वीडियो में मैं अवेलेबिलिटी ज़ोन्स के बारे में डिस्कस किया था। वो इसको और इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे और समझेंगे भी थ्योरेटिकली कि होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वीएम तक हम पहुँचे कैसे यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी एक रफ पहले से ही डायग्राम बना के रखा हुआ है, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। तो आप आज के 10 साल या 15 साल पहले देखेंगे कि हमारे पास जब ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था 15 साल पहले, तो हम क्या करते थे हमारे पास हम डेटा सेंटर बिल्ड करते थे। बड़े-बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज़ अपना खुद का डेटा सेंटर बिल्ड करते थे और उसमें हार्डवेयर प्रोक्योर करते थे। तो उसमें हार्डवेयर में आपका स्टोरेज आ सकता है, सीपीयू, मेमोरी, ये सारा कुछ आ सकता है। उस हार्डवेयर के ऊपर हम ओएस कॉन्फ़िगर करते थे और उस ओएस के ऊपर हम अपना एप्लीकेशन डालते थे यहाँ पे, जहाँ पे एप्लीकेशन डाल करके होस्ट करके रन करते थे। तो इसमें अगर मान लीजिए कि अगर ये हमने 16 कोर सीपीयू लिया है और 32 जीबी रैम लिया हुआ है, मेमोरी लिया हुआ है और ये एप्लीकेशन सिर्फ 10% ही यूज़ कर रहा है, फिर भी हमारी मजबूरी थी कि हम इस जो अवेलेबल हार्डवेयर हैं, जो कि 90% यूज़ नहीं हो रहा है, उसको हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे हार्डवेयर का फुल्ली यूटिलाइज़ेशन नहीं होता था। फिर गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टाइम हमें गोइंग फॉरवर्ड कुछ समय बाद हमें वर्चुअलाइजेशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। अब वर्चुअलाइजेशन में क्या होता था कि हार्डवेयर होता था, ओएस होता था और हम उस पे एक वर्चुअलाइजेशन का लेयर डाल देते थे। जैसे कि आपने सुना होगा कि वीएमवेयर पहले काफ़ी फेमस हुआ करता था, अभी भी है, चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का आता है हाइपर वी या वर्चुअलबॉक्स, वो आप अपने ओएस के ऊपर डाल लेते थे। तो आपने भी अगर कभी टेस्टिंग या फिर कुछ वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या फिर कुछ टेस्टिंग होगा अपने लैपटॉप पे किया होगा, तो आपने या तो वर्चुअल बॉक्स डाला होगा या फिर हाइपर वी डाला होगा। तो क्या करता है कि जो हमारे ओएस होते हैं उसको ऊपर ही रन करता है और जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है उसको क्या होता है कि हम इस वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से अलग-अलग छोटे-छोटे चंक्स में वीएम्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब वर्चुअलाइजेशन के ऊपर के बाद हम चाहें तो अलग-अलग ओएस डाल सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि विंडोज़ का ओएस हो जाए, हो सकता है कि हम यहाँ पे लिनक्स का ओएस डाल दें और ऐसे ही हम अलग-अलग ओएस डाल सकते हैं और ये एक बॉक्स अलग वीएम की जगह ट्रीट होगा, इससे इसका कोई लेना-देना नहीं रहेगा। तो ये वर्चुअलाइजेशन आया। फिर नेक्स्ट आया हमारा क्लाउड। क्लाउड में क्या होता है, ये वर्चुअलाइजेशन लेयर की जगह हमारे पास हाइपरवाइज़र होता है। अब हाइपरवाइज़र भी सेम काम करता है वर्चुअलाइजेशन वाला, कि जो अंडरलाइन हार्डवेयर होता है यहाँ पे उसको वर्चुअलाइज़ हम करते हैं यहाँ पे और उसको थाउजेंड्स ऑफ मे बी टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स में डिवाइड करते हैं। अब हम जब वीएम बनाते हैं तो ये जो हार्डवेयर है उसमें उसका एक स्मॉल पोर्शन हमें एलोकेट हो जाता है। तो बेसिकली ये वर्चुअलाइजेशन ही है यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे। बट
यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ सर्वर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के जो डेटा सेंटर होंगे या फिर AWS का डेटा सेंटर होगा, वहाँ पे बहुत ही बड़े कैपेसिटी के हार्डवेयर रखे होंगे। हार्डवेयर में आपका कोर आ गया, मेमोरी आ गया, डिस्क आ गया, वो उसके ऊपर हाइपरवाइजर हम डालेंगे। हाइपरवाइजर डाला रहता है और उसके बाद से उसको जो भी सीरीज जो भी साइज़ का आप चाहिए, आप जाइए पोर्टल में से बनाइए और आपको ये मिल जाता है। तो बेसिकली ये वीएम का कॉन्सेप्ट है। वीएम बस आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखता है, जैसे कि नाम है वर्चुअल मशीन, बट काम आपको फिजिकल सर्वर की तरह ही करता है। आप अपने लैपटॉप का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपका लैपटॉप आपको फिजिकली आपको दिखता है, आप उसमें ओएस डालते हैं, उसका हार्डवेयर होता है, कुछ सीपीयू का कोर्स होगा, कुछ मेमोरी होगा, कुछ आपने डिस्क लगाया होगा, वो सारा चीज़ इसमें भी होता है। बट हमें ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन काम एग्जैक्टली वही करता है। बस आपके लैपटॉप में जो ओएस होता है वो क्लाइंट ओएस होता है, और यहाँ पे जो हम डालते हैं हमारा सर्वर ओएस होता है। तो क्लाइंट और सर्वर ओएस बस इतना ही डिफरेंस है कि क्लाइंट ओएस हम सिर्फ अपना रिक्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करने के लिए डालते हैं। मान लीजिए आप google.com अगर टाइप कर रहे हैं अपने ब्राउजर से, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है। हाँ, ये है कि हैवी इसके आगे भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट ऑन हाई लेवल समझने के लिए बस सर्वर वगैरह बस इसीलिए यूज़ होता है कि आपका जो एप्लीकेशन हो उसके रिक्वेस्ट को सर्व कर सके, उसकी कैपेसिटी सर्व करने की काफ़ी हाई होती है। तो चलिए इसी चीज़ को वीएम को हम बना के देखेंगे, उस पर एक एप्लीकेशन भी होस्ट करके देखेंगे, और जब एप्लीकेशन होस्ट हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो हमने डिस्कस किया था कि सीरीज क्या होती है और कॉमन इशू, ये अ, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसी के साथ पोर्टल पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो ये एज्योर पोर्टल है, और यहाँ पे देखेंगे कि अभी मेरे पास कोई भी वीएम नहीं है। तो वीएम बनाने के भी एक चीज़ और, हाँ, वीएम बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है कि आप पावर सेल यूज़ कर सकते हैं वीएम बनाने के लिए, हो सकता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, एज्योर में API के थ्रू, जैसे कि टेराफॉर्म हो गया, टेराफॉर्म के थ्रू आप बना सकते हैं, या फिर एज्योर पोर्टल की जो अभी हमने आपको दिखाया था, पोर्टल के थ्रू भी आप वीएम बना सकते हैं। आप ये अलग अलग तरीके हैं आपको वीएम बनाने के, बट हम अभी यूज़ करेंगे एज्योर पोर्टल, ताकि ये विजुअली हमें समझ में आए कि क्या होता है। गोइंग फॉरवर्ड हम पावर सेल्स के थ्रू या टेराफॉर्म के थ्रू भी हम देखेंगे कि एक एग्जांपल लेकर के कि हम कैसे बना सकते हैं कोई भी रिसोर्स एज्योर पे। इसके अलावा एक ARM टेम्पलेट भी के थ्रू भी हम अपना एज्योर बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसी पोर्शन को यूज़ करेंगे, सो दैट कि हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ और जान पाएँ कि हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि विजुअली जो हमें दिखता है, हमें याद करने में ज़्यादा आसानी होती है कंपेयर टू जो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करेंगे या पावर सेल के थ्रू करेंगे। तो एक बार इसका आइडिया हो जाएगा तो बाकी चीज़ें आप अपने आप ही कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको एक बात ये समझना होगा कि कोई भी रिसोर्स बनाने के पहले हमें रिसोर्स ग्रुप बनाना ज़रूरी होता है। हम डायरेक्ट चाहते तो वर्चुअल मशीन में जा करके हम बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट सबको सेलेक्ट करेंगे तो सारा रिसोर्सेज बन के आ जाएगा। बट हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, पहले हम 1 बाय 1 एक-एक रिसोर्स बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कौन-कौन से कंपोनेंट लगते हैं वीएम में, वो भी जानना ज़रूरी होता है। तो ये मेरा सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है, एज्योर फॉर स्टूडेंट, और हम चाहते हैं कि एक रिसोर्स ग्रुप हम बना लें। तो हम एजेड VM जैसे माइक्रोसॉफ्ट एजेड VM टेस्ट -RG, RG स्टैंड फॉर रिसोर्स ग्रुप। और चूंकि हम इंडिया में हैं तो हम देखते हैं क्या आता है, क्योंकि फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है। तो हमारे पास इंडिया के पास सेंट्रल इंडिया आ रहा है, वेस्ट इंडिया आ रहा है, साउथ इंडिया आ रहा है। हम सेंट्रल इंडिया ले लेते हैं। सेंट्रल इंडिया मोस्ट प्रोबेबली मुंबई लोकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अभी टैग छोड़ दीजिए, उसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ए वैलिडेशन पास हो गया, अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा रिसोर्स ग्रुप बन गया। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तुरंत ही बन जाता है। ये हमारा एजेड VM टेस्ट करके रिसोर्स ग्रुप बन गया है। अब हम इसमें देखेंगे, अभी फ़िलहाल कोई रिसोर्स नहीं दिखा रहा है। ठीक है,
अब वीएम बनाने के लिए बहुत आप या तो सीधे वर्चुअल मशीन यहाँ पे टाइप करेंगे, मशीन आ जाएगा और आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई वीएम नहीं, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ गए और यहाँ से भी आप वर्चुअल मशीन्स में जा सकते हैं, ठीक है। और हम ऑल सर्विसेज में, और यहाँ से भी आप कंप्यूट के अंदर जाएंगे, कंप्यूट के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से कंप्यूट ऑप्शन हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्चुअल मशीन भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली आपको यहाँ ही लेकर के आएगा और आप तो यहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन्स पे और हमें एक फॉर्म ओपन हुआ है जिसमें हमें कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन का नाम ऑलरेडी क्योंकि एक ही है, एक ही दिखा रहा है। रिसोर्स ग्रुप हम क्या करेंगे, नया नहीं क्रिएट करेंगे, हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ है। तो जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है जो पहले से बना हुआ है वो अपने आप ही आपको यहाँ पे लिस्ट होकर देखेगा, जो हमारा है AZVM test-RG। अब हमने ऑलरेडी इस रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन रीजन लिया हुआ था सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट हो करके आ गया। लेकिन आप रीजन और भी चाहें तो चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिसोर्स ग्रुप सेंट्रल इंडिया में है तो वीएम भी सेंट्रल इंडिया में है, बट एक गुड प्रैक्टिस है कि अगर वीएम अगर सेंट्रल इंडिया में, सॉरी रिसोर्स ग्रुप सेंट्रल इंडिया में, तो इसके अंदर के रिसोर्सेज भी सेंट्रल इंडिया लोकेशन में ही होना चाहिए। दूसरा हम क्या करेंगे, हम इसका वीएम का नाम दे देंगे AZVM test1 करके देते हैं और इसको नीचे आते हैं। फिर यहाँ पे आता है अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। अब अवेलेबिलिटी जोन, इसमें ऑप्शन में क्या आ रहा है, अवेलेबिलिटी जोन आ रहा है और स्केल सेट आ रहा है और अवेलेबिलिटी सेट आ रहा है। अब एक क्या है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे हम डायग्राम की मदद से। तो अभी स्केल सेट छोड़ दिए, इसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। मोस्टली जब आप वीएम बनाएंगे तो इसमें से या तो अवेलेबिलिटी जोन यूज़ करना पड़ेगा आपको, या फिर अवेलेबिलिटी सेट यूज़ करना पड़ेगा, या फिर दोनों ही यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको दोनों को समझ लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ा मैंने बना के रखा हुआ पहले से। इसको हम मान लेते हैं रीजन, ये मेरा हो गया सेंट्रल इंडिया रीजन। अब मान लीजिए हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया सेंट्रल इंडिया के अंदर, ये हमारा रीजन हो गया। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम एक वीएम बनाएं, जैसे कि VM1, हमने VM1 नाम दिया यहाँ पे। VM यहाँ पे कहीं नाम दिया होगा हमने, VM test1, ये हमारा यहाँ पे है। अब क्या होता है कि जब अब रीजन के अंदर अगर एक VM है तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि अगर एक VM बनाएंगे तो आपको सर्टेन SLA ही मिलेगा। तो चलिए एक डायग्राम की मदद से हम इसको अवेलेबिलिटी सेट को अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये समझिए कि ये हमारा रीजन है और इसको हम देते हैं रीजन का नाम सेंट्रल इंडिया, जैसे कि क्योंकि हमने रिसोर्स ग्रुप में सेंट्रल इंडिया ही चूज किया है रीजन में, सेंट्रल इंडिया रीजन होता है। अब अगर आपको मेरा अगर प्रीवियस वीडियो रीजन और जोन्स वाला अगर याद हो तो मैंने बताया था रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 3 जोन है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 हो सकता है। और चूंकि और जोन के अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी सेट भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको बोलूँ तो जोन 1 हो गया, ये जोन 1, ये जोन 2 हो गया, जोन 2, और ये हो गया आपका जोन 3। ये हो सकता है कि आपके पास 2 जोन हो या 3 जोन हो, लेकिन जोन होगा। अब इस जोन के अंदर हमारे क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी सेट्स होते हैं। अब अवेलेबिलिटी सेट में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है फॉल्ट डोमेन और एक होता है अपडेट डोमेन। फॉल्ट डोमेन और एक होता है अपडेट डोमेन।
मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए आपने एक वीएम लिया, ओके, और उस वीएम को आपने ना अवेलेबिलिटी जोन में डाला ना अवेलेबिलिटी सेट में डाला यहाँ पे। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है एसएलए, उसको बोलते हैं ये हमारी वीएम है, मान लीजिए ये हमारी वीएम है और ये सेंट्रल इंडिया में बनाया, मैंने अवेलेबिलिटी सेट भी में भी नहीं डाला अपने वीएम को, ना अवेलेबिलिटी जोन में डाला, कहीं नहीं डाला। तो मैंने क्या किया, इसने क्या किया, हमने क्या किया, मैंने चूज़ किया कि मैं दोनों नहीं लूँगा, सिर्फ मैं बिना एबिलिटी सेट या एबिलिटी जोन के बनाऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे अपने पास जो हमारा डायग्राम है, जो सॉरी हम वीएम बना रहे हैं, इसमें ऑप्शन आ रहा है चूज़ करने के लिए कि हम कोई भी, हम चाहे तो एबिलिटी जोन भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एबिलिटी सेट भी कर सकते हैं, या फिर दोनों भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो ये भी आपके ऑप्शन है। लेकिन अब यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट जो है उसको बोलते हैं एसएलए। अब ये देखिए 4 पॉइंट है यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी निकाल के आर्टिकल रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि अगर आपके पास सिंगल वीएम है और आपने हार्ड डिस्क ड्राइव लगाया हुआ है, एचएसडी लगाया हुआ है, तो आपको 95% ही अप टाइम मिलेगा। अब 95% अप टाइम का मतलब क्या है? तो आपको 95% अप टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए दिन में अगर 24 घंटे होते हैं, अगर एक महीने का अगर मान लें में 30 दिन होते हैं, तो टोटल 720 आवर्स हो गए। इसका अगर 95% हम निकालेंगे अगर, तो 680 आ रहा है। अब टोटल हमारे मंथ में 720 आवर्स हो रहे हैं, आउट ऑफ विच हमको 668 घंटे ही अप होने के चांसेस हैं। रिमेनिंग अगर इसमें से माइनस करूं 720, तो हो सकता है कि 36 घंटे डाउन हो वीएम पूरे महीने में। ये 36 घंटा बहुत ही बड़ा नंबर होता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, अगर आप एक ही वीएम एक रीजन में डाल रहे हैं और किसी अवेलेबिलिटी सेट किसी रीजन के अंदर, किसी जोन के अंदर नहीं है, और आपने एसएसडी लगाया हुआ है, तो आपको 99.5% का अप टाइम मिलेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? 99.5% का मतलब भी ये हुआ कि 3-3.5 घंटे फिर भी आपको महीने में डाउन हो जाती है। अब मान लीजिए, हो सकता है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक ई कॉमर्स साइट है जिसपे 10,000 चाहे 1 लाख यूजर आ रहे हैं रोज। अब महीने में अगर 3 घंटे 3.5 घंटे अगर डाउन रहता है तो बहुत बड़ा नंबर होता है। माइक्रोसॉफ्ट सॉरी अमेजॉन की जो वेबसाइट है, अगर वहाँ पे 1 सेकंड लोड होने में डिले होता है तो 6 यूजर इम्पैक्ट होते हैं। ये ऐसा मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो सपोज कीजिए अगर आपका 1 लाख अगर यूजर बेस है, रोज अगर आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है, महीने में 3 घंटे 3.5 घंटे डाउन टाइम आ रहा है, तो आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। सेकेंडली अब माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि इसके आगे कि अगर सिंगल इंस्टेंस है और प्रीमियम एसएसडी आपने लगाया तो एसएलए आपका थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो 99%, 99.9 अभी भी हमारे पास आधे घंटे डाउन टाइम होने के चांसेस हैं। तो महीने में आधे घंटे डाउन टाइम रहेगा अगर सिंगल वीएम लगाएंगे तो। अब आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट अवेलेबिलिटी सेट का। अब अवेलेबिलिटी सेट में क्या माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि अगर आपके पास 2 वीएम हैं और अवेलेबिलिटी 2 और मोर इंस्टेंस, 2 या उससे अधिक वीएम्स हैं और अवेलेबिलिटी सेट के अंदर हैं, तो हम आपको 99.95% का अप टाइम देंगे एक वीएम पे। तो एक वीएम का मतलब ये होता है एटलीस्ट 1 इंस्टेंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अवेलेबिलिटी सेट के अंदर हम कुछ बनाते हैं, मान लीजिए हमारा ये वाला एवी सेट हो गया, अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट के अंदर मैंने यहाँ पे एक वीएम डाल दिया, एक फॉल्ट डोमेन में वीएम डाल दिया, और एक वीएम डाल दिया हमने अपडेट डोमेन में। माइक्रोसॉफ्ट ये बोल रहा है कि अवेलेबिलिटी सेट के अंदर हमने 2 वीएम डाल दिया, तो एटलीस्ट कम से कम एक, मतलब दोनों, एटलीस्ट दोनों वीएम 99.5% अवेलेबल होंगे। मतलब अगर ये हम परसेंटेज कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे, तो कितना आएगा? 720 पूरे महीने में आवर्स हमने निकाले थे, इंटू 99.95 डिवाइडेड बाई 100, तो माइनस 720। अब ये बोला है कि जी अभी भी आधे घंटे का डाउन टाइम आएगा, बट ये कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। यहाँ पे मैंने शायद मेरे से गलत हो गया, हो सकता है 1 घंटे से ऊपर का यहाँ पे डाउन टाइम आए और यहाँ पे आधे घंटे का डाउन टाइम आएगा। लेकिन ये आधे घंटे का डाउन टाइम एक वीएम पे रहेगा। एक वीएम का मतलब कि हो सकता है कि ए वीएम डाउन हो लेकिन ए दूसरा वाला वीएम हमारा रनिंग रहे। इसको थोड़ा अच्छे से और ड्रॉ कर लेते हैं। तो
हो सकता है कि अगर ए फॉल्ट डोमेन वाला अगर वीएम डाउन हो लेकिन दूसरा वीएम हमेशा रनिंग होगा, दोनों एक साथ डाउन नहीं होंगे। उसका कारण ये है कि इसकी पावर सप्लाई जो है, इसका पावर सप्लाई और स्विच अलग रहेगा। अगर पावर सप्लाई और नेटवर्क स्विच जो होता है अलग रहेगा, और इसका जो पावर सप्लाई नेटवर्क स्विच है अलग रहेगा। ये दोनों अलग अलग रैक के पार्ट होंगे। तो अगर कुछ इसमें पावर का दिक्कत आए या फिर स्विच में या फिर कुछ हार्डवेयर में प्रॉब्लम आए तो ये दूसरा वाला इम्पैक्ट नहीं होगा, और इसी के रीजन की वजह से ये इसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे चांसेस होते हैं सिचुएशंस में माइक्रोसॉफ्ट कुछ पैचेज अपडेट करता है। हो सकता है कि आपके हार्डवेयर रिप्लेस करना हो, या फिर कुछ नया वल्नरेबिलिटी आ गया, फिर कुछ नए चेंजेस करने हो, फीचर्स डालने हो, तो वो ये क्या करता है कि ये या तो फॉल्ट डोमेन में करेगा या तो अपडेट डोमेन में करेगा, दोनों में एक साथ नहीं होगा। तो उस केस में मान लीजिए आपकी वीएम रीस्टार्ट होती है या रिबूट होती है तो दूसरा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, पहला चेंजेस इस वाले डोमेन में लेके आएगा फॉल्ट डोमेन में, एंड देन फिर अपडेट डोमेन में, दोनों एक साथ में कभी नहीं करेगा। तो चांसेस हमारे एप्लीकेशन के अप होने के काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब अवेलेबिलिटी सेट तो ये हो गया, अब एबिलिटी जोन में क्या होता है उसको भी देखते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि अगर आपके पास वर्चुअल मशीन है और उसमें 2 या 2 से अधिक वीएम डिप्लॉय किया हुआ है, और एक से ज़्यादा एबिलिटी जोन में सेम रीजन में, अब तो हम आपको देंगे 99.99% का अप टाइम, मतलब आधा घंटा से भी कम डाउन टाइम रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, उसने बोला कि किसी सेम रीजन में अगर आपके पास 2 वीएम है, तो मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे भी वीएम बना लिया, एक वीएम यहाँ पे जोन 2 में बना लिया और एक वीएम हमने जोन 3 में बना लिया। उसने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि अगर हमारे पास 2 वीएम है, वीएम 1 मान लीजिए, इसको वीएम 1 मान लेते हैं, और दूसरा हो गया वीएम 2, तो अब हमारा हो गया जोन 2 और जोन 3 में। अब एक वीएम यहाँ पे और एक वीएम यहाँ पे, दो अलग अलग जोन में है और सेम रीजन में है, तब आपको हम अवेलेबिलिटी देंगे 99.5%। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब ये ज़रूरी क्यों है? अब ज़रूरी पहला तो ये है कि 2 वीएम से हम बेनिफिट क्या ले रहे हैं, हम सिंगल वीएम से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मान लीजिए आपके पास एक ही वीएम है, ये वीएम में आप ही की वजह से या कुछ और आपने चेंजेस किया, कुछ अपडेट किया, उसके वजह से वीएम रिबूट हो गई या फिर वीएम डाउन हो गई या वीएम क्रैश हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक वीएम होगा आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो 2 वीएम होने से आपको भी पर्सनली फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट एक डाउन होता है तो दूसरा मेरा एटलीस्ट रनिंग रहेगा और हमारा वेबसाइट यूजर की रिक्वेस्ट को सर्व कर पाएगा और डाउन नहीं जाएगा। सेम केस माइक्रोसॉफ्ट भी अप्लाई कर रहा है कॉन्सेप्ट कि 2 वीएम रखिए 2 अलग अलग जोन में, और अब हमको 99.99% अवेलेबिलिटी देंगे, क्योंकि अगर कुछ भी चेंजेस आता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो अवेलेबिलिटी जोन एक दूसरे से माइल्स अपार्ट होते हैं, माइल्स। तो अगर पूरा डेटा सेंटर भी डाउन होता है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो जाता है, तो भी ये वाला वीएम दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में रनिंग रहेगा, ये डाउन नहीं जाएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है। तो एक रीजन के अंदर हम वीएम डिप्लॉय कर सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन के साथ, सॉरी विदाउट अवेलेबिलिटी जोन या विदाउट अवेलेबिलिटी सेट, या फिर अवेलेबिलिटी सेट के साथ। अवेलेबिलिटी सेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट ये बोल रहा है कि आपका अप टाइम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, सिर्फ महीने में आधे घंटे ही एक इंस्टेंस डाउन होगा, तो मतलब दोनों एक साथ डाउन नहीं होंगे। तो अवेलेबिलिटी सेट उस केस में यूज करेंगे। अब अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है कि हम सेम रीजन में अलग अलग लोकेशन पे वीएम डिप्लॉय करेंगे। ये क्या है, एक ही जोन के अंदर है, एबिलिटी सेट भी उसी जोन के अंदर है, एक डेटा सेंटर के अंदर है, बस हार्डवेयर कंपोनेंट जो पावर सप्लाई हो गया, नेटवर्क स्विच ही अलग रहेंगे, बट यहाँ पे इंटायर जोन अलग ही हुआ, ये जोन अलग हो गया, ये जोन अलग होगा, बस रीजन सेंट्रल इंडिया रहेगा या फिर जिस रीजन में आपने डिप्लॉय किया हुआ है। तब आपके मन में एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिर हम एबिलिटी जोन का भी यूज़ करते हैं और एबिलिटी सेट का भी यूज़ करते हैं। आप दोनों भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं और आप एक को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक साथ यूज़ करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ अवेलेबिलिटी सेट यूज़ करना है या फिर सिर्फ अवेलेबिलिटी जोन यूज़ करना है, तब उस केस में आपको सोचना पड़ेगा कि हम अवेलेबिलिटी सेट यूज़ करें या फिर अवेलेबिलिटी जोन यूज़ करें। तो अवेलेबिलिटी सेट यूज़ करने का सिंपल आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ, यूज़ केस बताता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, यूज़ केस बताता हूँ। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है और डेटा लॉस थोड़ा प्रिवेंट हो सकता है, तो उस केस में और एप्लीकेशन आधे घंटे के लिए डाउन रह सकती है, उस केस में आप अवेलेबिलिटी सेट प्रीफर कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, एक ही जोन के अंदर
एक डेटा सेंटर के अंदर अलग-अलग रैक में आपके वीएम्स जाएँगे। बट आप चाहते हैं कि एट एनी कॉस्ट, एनी सर्कमस्टांसेस मेरा उस रीजन में वीएम डाउन ना जाए। उस केस केस में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि उस केस में मान लीजिए पूरा ज़ोन ही डाउन हो गया, तो हम क्या अप्लाई करते हैं कि हम एक इस ज़ोन में वीएम डाल देंगे और दूसरे ज़ोन में दूसरा वीएम डाल देंगे। तो पूरा अगर डेटा सेंटर भी डाउन हो गया, ये रीजन ही डाउन हो गया, सॉरी नॉट ज़ोन डाउन हुआ, तो दूसरा ज़ोन यहाँ पे अप एंड रनिंग होगा। मोस्ट प्रोबेबली आजकल जो यूज़ होता है एबिलिटी ज़ोन ही यूज़ होता है। इनिशियली एबिलिटी सेट काफ़ी पहले से है। अब 1-2 साल से एबिलिटी ज़ोन का कॉन्सेप्ट आया है। ये ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू एबिलिटी सेट। बट आप एबिलिटी सेट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एबिलिटी ज़ोन भी उसको एबिलिटी ज़ोन में डाल सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास है। तो ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है और ये इंटरव्यू में अगर वीएम पे क्वेश्चन होगा तो ये पूछा जाएगा कि एबिलिटी सेट क्या होता है और एबिलिटी ज़ोन क्या होता है। तो एबिलिटी सेट आपको पता चल गया कि उसमें फॉल्ट डोमेन होता है और अपडेट डोमेन होता है। ये अलग पावर सप्लाई नेटवर्क स्विच से जुड़ा होता है, ये अलग पावर सप्लाई नेटवर्क स्विच से जुड़ा होता है। तो इन केस इस हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ अपडेट्स आते हैं, तो दूसरा इम्पैक्ट नहीं होगा। एबिलिटी ज़ोन में क्या होता है कि अलग-अलग ज़ोन्स एक रीजन के अंदर होते हैं, तो ये आपका अप टाइम बढ़ाता है और इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है ज़ोन में, दूसरा ज़ोन इंटैक्ट रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यही ऑन एंड ऑल डिफरेंस है। तो अब चलिए इसको पोर्टल में हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल हम एबिलिटी ज़ोन और एबिलिटी सेट समझ गए। अभी फिलहाल हम नन के साथ चलते हैं और हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम बाद में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जब हम इसमें इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अब सिक्योरिटी टाइप अभी इसको नहीं चेंज करते हैं, इसको एज़ इट इज़ रहने देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ubuntu का आ रहा है वही हम ले रहे हैं और जो साइज़ आ रहा है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीएम में डिस्कस करने का। तो ये साइज़ में आप देखेंगे अगर मैं ऑल साइज़ेस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इतने सारे साइज़ेज़ आ गए, बहुत सारे, जिसका लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, इसमें किसी में डी लिखा हुआ है, किसी में बी लिखा हुआ है, किसी में ई लिखा हुआ है। इतने सारे सीरीज़ हैं। डी सीरीज़ है, बी सीरीज़ है, ई सीरीज़ है, एफ सीरीज़ है, डी सीरीज़ है। आप कन्फ्यूज़ मत होइए, अभी इसी को ही डिस्कस करेंगे अच्छे से, आपको फिर समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे डी सीरीज़ को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो बहुत सारे साइज़ आ गए। ऐसे ही अगर मैं ई सीरीज़ को एक्सपेंड करूँ, इसमें भी बहुत सारे साइज़ आ गए। ये अलग-अलग साइज़ हो गया, अलग-अलग सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया। ये देखिए ये रैम बता रहा है, डिस्क बता रहा है, आईओप्स बता रहा है। ऐसे ही सब में जाएँगे तो आएँगे। अब साइज़ क्या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा। हो सकता है कि आपको कोर ज़्यादा पड़े या फिर मेमोरी की आवश्यकता ज़्यादा हो, उस हिसाब से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सीरीज़ को समझना। अब इस सीरीज़ को एक माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल की मदद से हम समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल यहाँ पे ये है, इसने ऑलरेडी सीरीज़ को समझाया हुआ है। तो आप देखिए जो सीरीज़ हम उसमें देख रहे थे, जो पोर्टल में वीएम क्रिएट करते समय, जैसे ए सीरीज़, बी सीरीज़ सारा दिया हुआ है। अब ए सीरीज़ और बी सीरीज़ आप देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। ये आपको मान लीजिए कोई टेस्टिंग करना है, कुछ आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ ट्राई करना है, तो उस केस में आप ए सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये रिटायर होने वाला है थोड़े ही दिन में, अगस्त 24 तक। मोस्ट प्रोबेबली आप बी सीरीज़ यूज़ करेंगे। बी सीरीज़ बस्टेबल सीरीज़ होता है। ये बेसिकली बहुत ही लो कॉस्ट का होता है, छोटे साइज़ का होता है और आप कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट होता है डी सीरीज़। डी सीरीज़ अब यहाँ देखेंगे जनरल पर्पज़, जो जैसे कि नेम से ही सजेस्ट कर रहा है जनरल पर्पज़। अगर आपके पास मान लीजिए कि आइडिया नहीं है कि जो मैं एनवायरनमेंट रन कर रहा हूँ, ज़्यादा मेमोरी चाहिए कि ज़्यादा सीपीयू चाहिए, सीपीयू ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है कि मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है कि नेटवर्क ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप डी सीरीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। डी सीरीज़ सजेस्ट करने से क्या होता है कि आप हर चीज़ बैलेंस्ड अमाउंट में आपको मिल जाती है और आपका जो पर्पज़ है सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे मोस्टली इसको यूज़ करते हैं कि जहाँ पे थोड़े वर्कलोड होते हैं ई-कॉमर्स सिस्टम्स के लिए, मिड स्केल, एंट्री लेवल, मिड रेंज डेटाबेसेस के लिए, बहुत हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, जनरल पर्पज़ होता है। ये डेवलपमेंट में टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है ई सीरीज़। अब ई सीरीज़ में आप देखेंगे मेमोरी ऑप्टिमाइज़ है। अब कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि हाना हो गया, हाना एक डेटाबेस है, उसको बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए होता है। तो मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशन के लिए हम ई सीरीज़ का यूज़ करते हैं।
तो कोई भी इन मेमोरी एप्लीकेशन हुआ तो उस पर्पज़ के लिए हम ई सीरीज यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको मेमोरी कंपेयर टू रैम ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। एफ सीरीज होता है कि आपको यहाँ पे कोर्स ज़्यादा यूज होता है। अब बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं कि जैसे कि आप कुछ बैच स्क्रिप्ट बहुत सारे रन कर रहे हैं, कुछ गेमिंग एप्लीकेशन आप होस्ट करके रखा हुआ, उसमें कंप्यूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस केस में हम एफ सीरीज यूज़ करते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप जी सीरीज होगा, फिर एच सीरीज होगा, एल सीरीज है, फिर एम सीरीज है और एन सीरीज है। जैसे कि एन सीरीज जी पी यू इनेबल्ड होता है। यहाँ पे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग सिमुलेशन के लिए आप एन सीरीज यूज़ कर सकते हैं। आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में ये आएगा कि क्या क्या सीरीज हैं और उसके क्या 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 पर्पज होता है उस सीरीज का। आपको फिर उस केस में एक्सप्लेन करना होता है कि अलग अलग सीरीज, जैसे ए सीरीज है, डी सीरीज है, और आपको सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आइडिया इतना दे देना है कि आपको पता है इस सीरीज़ के बारे में और उस सीरीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ऐप सीरीज आप बता सकते हैं कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशन के लिए होता है, और ई सीरीज होता है मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशंस के लिए होता है। लाइकवाइज आप उनको इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल हम अपने क्रिएट वीएम वाले ऑप्शन जाते हैं और जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है उसी पे स्टिक रहते हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेशन टाइप में एसएसएच की एजोर यूजर चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है, एज इट इज रहने दीजिए, और की पेयर नेम भी डाल सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं अलाउ एसएसएच, ठीक है, हम 22 पोर्ट क्योंकि ज़रूरी पड़ेगा हमें। नेक्स्ट है हमारा साइज़ वही रहने देते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैनेज की, इसको हम बाद में इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जब डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हाँ वो है डिस्क साइज, डिस्क टाइप, हाँ ये भी एक चीज़ ज़रूरी है जानना। अब डिस्क टाइप ये है कि हमारे पास अलग अलग डिस्क के टाइप होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ प्रीमियम डिस्क, स्टैंडर्ड एसडीडी, तो ये अलग अलग साइजेज हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये हम यूज़ कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट का ही आर्टिकल खोल के रखा हुआ है ताकि इजीली एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये 5 तरीके का इनफैक्ट टाइप्स हैं डिस्क में। एक स्टैंडर्ड एसडीडी हो गया, एक स्टैंडर्ड एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और एसडीडी को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। प्रीमियम एसएसडी हो गया, और प्रीमियम एसएसडी V2 है, और अल्ट्रा डिस्क है। अब यूज कब किसको करना है, इसको जो हार्ड डिस्क ड्राइव है आजकल हम प्रोडक्शन के लिए रिकमेंड नहीं करता है हमें माइक्रोसॉफ्ट। हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप एसडीडी को आप यूज़ कर सकते हैं, आपको नॉन प्रोड इन्वायरमेंट में या कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं उस पर्पज़ के लिए आप हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एसएसडी होता है क्या कि आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास वर्कलोड कम है, ज़्यादा आईओप्स आपको नहीं चाहिए, ज़्यादा थ्रूपुट नहीं चाहिए। उस केस में मतलब आईओप्स मतलब डिस्क पे ज़्यादा ऑपरेशन नहीं चाहिए, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। जो ये आप देखोगे आईओप्स लिखा हुआ है अप टू 6000 आप अवेल कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है साइज पे। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए अगर कम है, ज़्यादा रीड राइट नहीं होता है, तो आप उस केस में स्टैंडर्ड एसएसडी हो सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा अगर ज़्यादा है, जैसे कि परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, आपको तुरंत रिक्वेस्ट सर्व होना चाहिए, उस केस में आप प्रीमियम एसएसडी ले सकते हैं। इसका आईओएस 2000 जाता है और पर सेकेंड 900 एमबीपीएस की स्पीड से काम करेगा ये। अब इससे भी ज़्यादा अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस में जाना है तो आप प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2 यूज़ कर सकते हैं। और अल्ट्रा डिस्क तो ये तो लास्ट स्टेप होता है। इसमें जो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग की जब ज़रूरत पड़ती है या फिर बहुत रिग्रेसरी ऑपरेशन होते हैं डिस्क पे, उस केस में ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आप इंटरप्राइज में एसएपी का देख सकते हैं, एसएपी बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता है, वो उसको मेमोरी और परफॉर्मेंस बहुत इंटेंसिव होता है। उस केस में हम अल्ट्रा डिस्क का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एसएपी HANA या फिर टॉप टियर डेटाबेस के लिए SQL वगैरह के लिए ओरेकल के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये आपका नॉर्मल इन द सेंस कोई एप्लीकेशन है जिसमें परफॉर्मेंस आपको अच्छा चाहिए और अच्छे से आपको रिक्वेस्ट सर्व करके दे दे, उस केस के लिए ये सही होता है। होप कि आपको इससे समझ में आ गया होगा कि डिस्क टाइप क्या होती है और कब यूज होते हैं। तो ये पर्टिकुलरली 5 टाइप अभी फिलहाल है। एसडीडी नॉन प्रॉड के लिए होता है और बाकी हम प्रॉड में यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलिए फिर से हम अपने पोर्टल में चलते हैं और वीएम को बनाते हैं। अभी फ़िलहाल हम एसएसडी नहीं ले लेंगे, हम एसडीडी, ताकि हमारा कॉस्ट थोड़ा बच जाए। नेटवर्किंग वाला कंपोनेंट हम कवर नहीं करेंगे, इसको अच्छे से
अलग से वीडियो की ज़रूरत है, तो ऑलरेडी हमारा जो प्लेलिस्ट है इसमें हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो फिलहाल हम बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क आ रहा है उसी को हम ले रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में हमने बेसिक डाल दिया है, पोर्ट में 22 हमने अलाउ किया हुआ है, इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट में। ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कुछ भी चेंज करने के लिए। डायग्नोस्टिक इनेबल करना ज़रूरी होता है, इसको हम जब वीएम बन जाएगी थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट एडवांस टैग्स रिव्यू और ये वैलिडेट होगा। तो इसको हम क्रिएशन में डाल देते हैं और 2 से 3 मिनट लगेगा। ये जब हम क्रिएट पे क्लिक किए, इट इज आस्किंग मी टू डाउनलोड द प्राइवेट की, हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और रिटर्न टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो ये थोड़ी देर में हमारी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी। रिसोर्स क्रिएट हो गया, मैं यहाँ पे क्लिक करके रिसोर्स पे जा सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन टाइप करेंगे तो आपको वर्चुअल मशीन दिखेगी। यहाँ पे एक एजेड वीएम टेस्ट हमारी रेडी हो गई है। लेकिन इसके पहले आगे डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ रिसोर्स ग्रुप में। ये आपको जानना ज़रूरी है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। तो ये हमारा रिसोर्स ग्रुप है एजेड वीएम टेस्ट -RG। अब इसमें हम क्लिक किए, तो जब हम क्लिक किए थे मेरे पास एक भी रिसोर्स नहीं था यहाँ पे। अब देखिए मुझे 7 रिसोर्स दिख रहे हैं। अब ये 7 रिसोर्स क्या-क्या हैं? अब देखेंगे तो एक तो वीएम है जो हमने क्रिएट किया है। इसने एक पब्लिक आईपी भी क्रिएट किया हुआ है, पब्लिक आईपी एड्रेस। यहाँ पे रिसोर्स टाइप दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाया था, सिक्योरिटी ग्रुप भी दिख रहा है। एक वीनेट दिया हुआ है और एक नेटवर्क इंटरफेस। ये नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है? जिसके थ्रू समझ लीजिए कि ये हमारे वीएम में जाने का गेट है। इसी के थ्रू वीएम के अंदर हम जाते हैं। हमारा निक है, नेटवर्क कार्ड है जो हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होगा या आपका नेटवर्क से कनेक्ट होगा। फिर हमने एसएसएच की एक बनाया और हमने एक डिस्क जो ओएस डिस्क होता है वो लिया है, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आते हैं कि अगर वीएम बनाते हैं तो आप क्या-क्या कंपोनेंट क्रिएट होते हैं या क्या-क्या कंपोनेंट ज़रूरी होता है वीएम बनाने के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि वीएम में हमें नेटवर्क चाहिए, हमें निक कार्ड चाहिए, हमें डिस्क चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं बताते समय। अब चलते हैं वर्चुअल मशीन में, ठीक है। यहीं से जा सकते हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वीएम में जाएंगे। अब वीएम में लेट इट लोड। ये लोड हो गया। तो ये वीएम में देखेंगे ओवरव्यू सेक्शन में हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस भी दिखेगी, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए होता है मॉनिटरिंग टैब। अब मॉनिटरिंग टैब में अब यहाँ पर अभी हमने मॉनिटरिंग इनेबल नहीं किया है बाय डिफ़ॉल्ट। सॉरी, मॉनिटरिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली ऑलरेडी आती है, हमें कुछ इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे कि वीएम की अवेलेबिलिटी अभी हमने रिसेंटली बनाया है तो इसमें ग्राफ में कुछ नहीं दिख रहा है। सीपीयू का यूसेज और कुछ और चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि वीएम में परफॉर्मेंस का इशू आता है, सीपीयू बार-बार हाई हो जाता है, मेमोरी 100% पे चला जाता है। ये आप कभी-कभी आप अपने लैपटॉप में भी फेस करते होंगे। तो उसके लिए आप जाकर के अगर सीपीयू और मेमोरी टास्क मैनेजर में चेक करते हैं, तो वीएम में चेक करने के लिए हम ओवरव्यू सेक्शन से भी हम चेक कर सकते हैं और इसके कि कितना सीपीयू जा रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बड़ा सा डैशबोर्ड दिखेगा जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट 5 मिनट का है, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं। जब आप इसमें नीचे की तरफ जाएँगे, एक सेक्शन आएगा आपका मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस में भी आप वही देखते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप इसमें इसको आप देख सकते हैं। रिपोर्ट आपका जनरेट हो जाएगा, जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क आईओप्स कितना है, बैंडविड्थ कितना है, ये सारा चीज़ें आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो इन केस आपको वीएम में कुछ परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, एप्लीकेशन में लोड होने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ से आप सीपीयू और मेमोरी चेक कर सकते हैं इस 2 जगहों से। नेक्स्ट जो मुझे बताना था कि कई बार आप वीएम बनाते हैं, जो ट्रबल शूटिंग स्टेप की बात किया था, कई बार आप उसमें लॉगिन नहीं कर पाते, कई बार वीएम नहीं बन पाती है, फेल्ड स्टेट में चली जाती है। तो जब फेल्ड स्टेट में जाती है तो हम एक तरीका होता है कि यहाँ पे रीडिप्लॉय का ऑप्शन आता है, रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई। तो मान लीजिए कि आपकी वीएम आपने बनाया और सक्सेसफुली, अभी आप नोटिफिकेशन में डिप्लॉयड सक्सीडेड आ गया। अगर मान लीजिए कि ये फेल्ड हो जाता और आपको ओवरव्यू में जाते हैं यहाँ पे, तो आपको कहीं नोटिफिकेशन आता है कि वीएम इज इन फेल्ड स्टेट। कई बार होता है आप वीएम बंद करके चालू करते हैं, वीएम चालू ही नहीं होती।
कई बार ये होता है कि आप वीएम क्रिएट करते हैं और क्रिएट सक्सेसफुली नहीं होती, फेल्ड स्टेट में चली जाती है। तो बहुत बार चांसेस होते हैं कि हार्डवेयर में जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है उसमें कुछ दिक्कत हो। तो उस केस में अगर आपको लगता है हार्डवेयर में दिक्कत हो सकता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हार्डवेयर रिलेटेड हो सकती है या नेटवर्क रिलेटेड हो सकती है, उस केस में आप आएंगे और वीएम को रीडिप्लॉय पे क्लिक करके आप रीडिप्लॉय करेंगे। तो रीडिप्लॉय में क्या होता है कि जिस हार्डवेयर पे वीएम जहाँ बनी है किसी हार्डवेयर पे ही होस्टेड होगी एट द एंड ऑफ द डे, वो हार्डवेयर मोस्ट लाइकली ये चेंज कर देता है, दूसरे हार्डवेयर पे एक्टिव और रनिंग हार्डवेयर पे चला जाता है। तो बहुत सारे केसेस में ये हेल्पफुल होता है वीएम को ब्रिंग सक्सेसफुली रनिंग करने के लिए, ब्रिंग अप करने के लिए। दूसरा ये होता है कि कई बार आप वीएम चल तो रही है, अब अचानक हम अपना उसमें हम लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो लॉगिन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है कि आपके पास पब्लिक आईपी नहीं है, जो कि नहीं रहेगी मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में। आप प्राइवेट आईपी से ही वीएम को एक्सेस करेंगे। प्राइवेट आईपी का मतलब ये है कि ये देखिए, ये वीएम जिस नेटवर्क का पाथ है, इस नेटवर्क का पाथ है, उस नेटवर्क की प्राइवेट आईपी है। अब इस आईपी से ही मोस्टली, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम पब्लिक आईपी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो इसी आईपी से यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर वीपीएन से कनेक्ट नहीं है, वीपीएन है आपका ऑफिस में, तो वीपीएन कनेक्ट नहीं, वो कनेक्ट करके देख लेंगे। मान लीजिए वीपीएन भी काम कर रहा है और वीएम फिर भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ करके एक कनेक्शन ट्रबल शूट का ऑप्शन आता है, ट्रबल शूट का। अब यहाँ पर आ करके आप दो चीज़ें कर सकते हैं कि जो वीएम अफेक्टेड है, मतलब जो वीएम में प्रॉब्लम है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ इनेबल नहीं किया शायद, लग रहा है सेलेक्ट वीएम, अभी ये अपडेट नहीं हुआ शायद, लेकिन आप अगर आपको करना होगा तो यहाँ पे वीएम दिखेगी। एक बार और मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या जो अभी इसमें नहीं आ रहा है फॉर वॉट एवर रीजन। आई विल चेक एंड लेट यू गाइज नो इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे वीएम आएगी, अब वीएम सेलेक्ट करेंगे और जिस भी पोर्ट पे इशू आ रहा है, मान लीजिए कि आपने एसएसएच किया 22 पोर्ट पे आ गया, तो उसमें डाल करके आप चेक कर सकते हो सकता है कि मैंने नेटवर्क वॉचर इनेबल नहीं किया हुआ है इसमें, उसकी वजह से, क्योंकि इसको नेटवर्क वॉचर की जरूरत पड़ती है, बिना नेटवर्क वॉचर के ये नहीं होता है। दूसरा आप क्या करेंगे कि एक तो ये हो गया, दूसरा आप आएंगे यहाँ पे बूट डायग्नोस्टिक में जाएंगे। अब यहाँ पे बूट डायग्नोस्टिक जो मैं बताया था हमेशा इनेबल करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बताता है कि वीएम बूट हुई है कि नहीं, स्टार्ट प्रॉपरली है कि नहीं। तो यहाँ पे हर एवरी फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट्स आपको ये स्टेटस देता है। तो यहाँ देखिए ये लॉगिन स्क्रीन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वीएम हेल्दी है। एक और तरीका है, आप रिसोर्स हेल्थ में जा करके आप चेक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि वीएम अवेलेबल है, मतलब वीएम में कोई दिक्कत नहीं। रिसोर्स हेल्थ में जाएंगे, अगर फिर भी अवेलेबल है, आपको नहीं दिक्कत आ रहा है, आपको फिर दिक्कत आ रहा है, तो आप बूट डायग्नोस्टिक में जा करके चेक करेंगे, देखेंगे कि हमें लॉगिन स्क्रीन नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विंडोज़ होगा तो विंडोज़ का स्क्रीन आएगा और यहाँ पे आपको लॉग्स दिख जाएंगे कि क्या क्या हुआ है बूट के समय। तो इससे भी आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार केस में होता है कि आप ने कुछ नेटवर्क में जा करके चेंजेस करे हों वीएम के अंदर, तो उस केस में अगर नेटवर्क में दिक्कत आता है तो आप इस रीसेट पासवर्ड में आते हैं, नेटवर्क में चेंजेस किए हो और वहाँ पे क्या हुआ है कि कनेक्टिविटी चेंजेस करते टाइम चली गई है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप रीसेट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, तो जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा करके आप अपडेट कर दीजिए, आपका नेटवर्क का सेटिंग फिर वापस पुराने वाले स्टेट में चला जाएगा और यू विल बी एबल टू एक्सेस द वीएम। तो ये होता है ट्रबल शूटिंग का स्टेप्स। तो परफॉर्मेंस का इशू आएगा तो हम मॉनिटरिंग सेक्शन चेक करेंगे, मॉनिटरिंग जा करके यहाँ पे मैट्रिसेस के चेक करेंगे। लॉगिन का इशू आएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए 2-3 अप्रोच मैंने बताया कि या तो आप रिसोर्स का हेल्थ पहले चेक करेंगे ऑन है कि नहीं, अगर वीएम फेल्ड स्टेट में है तो आप रीडिप्लॉय करेंगे, अगर मान लीजिए आप फेल्ड स्टेट रीडिप्लॉय करेंगे, अगर वीएम फेल्ड स्टेट में नहीं है फिर भी आप कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो आप ट्रबल शूटिंग में जा रहे हैं कि आपका यहाँ पे चेक करने के लिए कि वीएम सेलेक्ट करके आप पोर्ट डालिए और अपना आईपी डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने लैपटॉप से वीएम के पास पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, आपका ट्रैफिक पहुँच पा रहा है कि नहीं। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप सीरियल कंसोल में आकर के, सॉरी बूट डायग्नोस्टिक में आकर चेक कीजिए लॉगिन आप कर पा रहे हैं। यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन हमें दिख रहा है, दैट मीन्स बूट सक्सेसफुली हुआ है। नहीं हुआ है तो आपको फिर से वहाँ पे रीबूट करना पड़ेगा या फिर रीडिप्लॉय का ऑप्शन आता है वहाँ पे। तो ये सारे बेसिक स्टेप्स होते हैं आपको ट्रबल शूट करने के लिए। होप आपको इससे इंसाइट मिला हो और आप इसको ऑन एंड ऑफ जब भी आप वीएम के साथ मैनेज करेंगे तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो अब ये हो गया ट्रबल शूटिंग स्टेप। नेक्स्ट होता है
अब इस वीएम में हम लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमने टर्मिनल खोला हुआ है और यहाँ पे देखेंगे cd, मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। मैंने डाउनलोड फ़ोल्डर में ऑलरेडी, मैं यहाँ डाउनलोड फ़ोल्डर मेरी की थी, मैंने ऑलरेडी ये टर्मिनल में कॉपी कर लिया है वीएम कीज़ के अंदर। तो अगर मैं ls vm कीज़ करता हूँ तो मुझे मेरा एक की दिख रहा है। तो एक पेम की है, तो सबसे पहले हमें इसको परमिशन देना पड़ेगा ताकि ये हम वीएम से कनेक्ट कर पाएँ। तो परमिशन देने के लिए क्या करते हैं, chmod 400 से भी होना चाहिए, देखते हैं करके, /vm, सॉरी, vm की vm, ये मेरा हो जाना चाहिए। उसके बाद से SSH करने के लिए हम करेंगे SSH -i vm keys और azvm। फिर हमारा यूजर नेम था azure यूजर @ और हमें वीएम की चाहिए पब्लिक आईपी। तो हम इसे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे पब्लिक आईपी को और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये बोल आई सॉरी वांट टू कंटिन्यू, आई से यस यस। अब हम अपने वीएम के अंदर आ गए हैं। तो अब देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारा डिसकॉन्फ़िगरेशन है, वीएम के अंदर आ गए। अब एक काम करते हैं, इसमें हम जेनकिंस डाल के देखते हैं। तो मैं जेनकिंस के लिए फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल का ही हेल्प लेते हैं, इंस्टॉल जेनकिंस ऑन एज्योर वीएम। तो अगर मैं इसको आर्टिकल पे जाता हूँ तो क्रिएट वीएम हमने कर लिया है। क्रिएट वीएम से पहले कुछ तो नहीं है, ठीक है। क्रिएट वर्चुअल मशीन, कॉन्फ़िगर जेनकिंस, यहाँ पे होना चाहिए, हाँ, पेस्ट द फॉलोइंग कोड। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कहीं नोटपैड में डाल लेते हैं, रख लेते हैं। अभी क्या बोला, क्या करने के लिए, ये पहले बोल रहा है कि सूडो करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम ऑलरेडी अपने वीएम में हैं, उसको पेस्ट करते हैं। मीनवाइल इसको होने दीजिए और ये स्टेप्स है जेनकिन को इंस्टॉल करने के लिए। आपको बस कॉपी एंड पेस्ट करना है और जेनकिन इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट गिव इट सम मोर टाइम, स्टिल प्रोग्रेसिंग। तो हो गया। अब नेक्स्ट कमांड डालेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद तो हमारा इंस्टॉल हो गया। हम एक बार ये देख लेते हैं जेनकिंस रनिंग है कि नहीं। ps-e grep जेनकिंस, तो ये देखिए जेनकिंस हमारा रनिंग है और इस पे ये 8080 पोर्ट पे रनिंग है। एक काम करते हैं, इसको पब्लिकली एक्सेस करके देखते हैं। तो हम फिर से विजुअल पोर्टल में आते हैं और ये हमारा पब्लिक आईपी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नया टैब खोल लेता हूँ। इस पर ओपन करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये फेल हो जाएगा, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको फेल होने दें, ठीक है। ये अपलोड नहीं हुआ, मैं कंटिन्यू भी करूँगा तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जाते हैं और मुझे पता है कि ये जेनकिंस, जैसे कि हमने देखा था 8080 पोर्ट पे ओपन है। लेकिन अब वीएम में जाएंगे, वीएम में और नेटवर्किंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स दिखाई देंगे। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब यहाँ पे रूल्स देख लीजिए, हमने इनबाउंड रूल में सिर्फ 22 को ही दिया है और कोई पोर्ट अलाउ नहीं किया है। तो चूँकि 8080 पोर्ट पे जेनकिंस लिसन कर रहा है फिलहाल, तो हम इसमें 8080 पोर्ट अलाउ करेंगे। तो अलाउ करने का सिंपल तरीका होता है कि सोर्स कोई भी हो सकता है, मेरा लैपटॉप हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, कोई भी यूजर हो सकता है, किसी भी पोर्ट पे अलाउ करेंगे। डेस्टिनेशन में भी अभी फ़िलहाल इन्हीं रखते हैं, बट बेसिकली हमें देना चाहिए हमारे वीएम की आईपी ताकि रेंज मिनिमाइज हो। फिलहाल डेस्टिनेशन इन्हीं कस्टम पोर्ट है 8080 है और ये देते हैं, हम अलाउ करेंगे, इसमें प्रायोरिटी डालेंगे। इसमें मैं नाम देता हूँ जेनकिंस अलाउ 8080। अब इसको ऐड कर देते हैं। तो चलिए ये ऐड हो गया 8080 पोर्ट। और फिर से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार, अपने आप ऑटो रिफ्रेश हो गया। लेट्स सी, गिव इट सम मोर टाइम, इट शुड वर्क नाउ। या देखिए ये पेज खुल गया।
तो ये हमारी पब्लिक आईपी हुई वीएम की, और ये पोर्ट है, और ये लॉगिन पेज है जेनकिंस का। तो दिस इज हाउ वी होस्ट आवर एप्लीकेशन ऑन वीएम। तो एक बार आग चल के हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। हमने वीएम के बारे में बात की, एप्लीकेशन भी होस्ट कर लिया, वीएम सीरीज की बात कर ली, और कॉमन इशूज जो हमें ट्रबल शूटिंग के लिए ज़रूरत है वो देखा, डिस्क की टाइप्स हमने देख लिया, और एस एल एबिलिटी सेट एबिलिटी जोन। तो ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ इस वीएम में कवर कर लिया है। होप कि ये आपको अच्छा आइडिया दिया हो और मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।